टेस्ट सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका के हवाले से? टेस्ट स्क्वाड का हमारा ऐलान हो गया है साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा पुराना टच देना चाहूँगा जो हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाई थी शिकस्त की मायूसी के बाद। मायूसी तो नहीं कहेंगे, बस दिल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था क्योंकि हम तो आदी हैं इस चीज़ के। बस दिल नहीं कर रहा था कुछ कंटेंट बनाने का फिल वक्त। आफ्टर ब्रेक जो है हमने दोबारा आज कैमरा ऑन किया है। उनमें कुछ मसरूफियात भी थी थोड़ी, हाँ मसरूफियात भी थी और मतलब वो चीज़ नहीं हो रही थी कि यार आप जो है ना कंटेंट बनाओ। बहरहाल एशिया कप की समरी में आपको थोड़ा सा दूं तो एशिया कप हमारे लिए पूरे एशिया कप में हमारी बैटिंग मुतासिर रही और हम स्पिनर्स को विकेट्स देते रहे, बेतहाशा विकेटें दी हैं हमने स्पिनर्स को, ठीक है ना। कुछ बैट्समैन हमारे अच्छे खेले, जिनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ हमें थी वो फरहान की परफॉर्मेंस थी। साहबजादा फरहान जो कई सालों तक डोमेस्टिक में रगड़ा खाते रहे और उनको टीम में चांस नहीं दिया गया और उस बंदे ने हर लेवल पे परफॉर्म किया। उस पे लेवल भी था टेस्ट क्रिकेटर का या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का। टेस्ट क्रिकेट तो उसको खिलाई ही नहीं, लेकिन हैंस उसने प्रूव किया कि भाई मेहनत के आगे सिफारिशें पर्चियाँ सब ज़ीरो जाती। हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो पुश लगी है तभी वो ऊपर आ सका है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल ही अगर पुश ना हो तो वो कोई बंदा भी ऊपर नहीं आ सकता। हमारे सिस्टम ऐसा है, कुछ जो है वो सिस्टम मदद करता है और फिर उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं तो बंदा ऊपर आता है। तो बहरहाल उस बंदे ने जिस तरह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की पिटाई लगाई, ठीक है ना, जिस तरह उसको छक्के लगाए और कोई एक मैच में नहीं, कंटिन्यूसली 3 मैचों में उसने उसकी पिटाई की और उसको बैकफुट पे रखा। ना सिर्फ उसको, स्पिनर्स को भी बहुत बेहतर खेला और हमारे लिए पूरे एशिया कप का अगर अच्छी कोई चीज़ थी वो ये थी। बिल्कुल ऐसे ही है, टेक्निक वाइज भी और शॉट सिलेक्शन भी बहुत अच्छी थी इसकी काफ़ी। एशिया कप में ओवरऑल जो सिलसिला रहा, पाकिस्तान की तरफ से वो पहला बैटर है जिसने जसप्रीत बुमराह को जो है वो 6 लगाए। बिल्कुल लगाए। अब ये कोई जो स्टैट्स आए थे उसके हिसाब से 400 बॉलों के बाद हुआ है। अब आप खुद सोचेंगे 400 बॉलों के बाद हम अपनी क्रिकेट को, जसप्रीत बुमराह को किसी पाकिस्तानी बैट्समैन ने छक्का लगाया। हम अपनी क्रिकेट को कहाँ तक ले गए हैं। एक ज़माना था कि इंडियन बॉलर्स को हम किसी खाते में नहीं रखते थे। 26.2 ओवर में 219 रन बनाया था एजाज अहमद और शाहिद आफरीदी ने, जिसमें मोहम्मद वसीम के जो 50 की स्ट्राइक रेट से रन भी थे, अदरवाइज़ तो वो और तेज़ हो जाता, ठीक है। अब उस क्रिकेट को हम कहाँ से कहाँ लेके आ गए। ये मेरे ख्याल में 96 की बात, 97 की बात करने की है। ये 97 की सीरीज़ थी, पाकिस्तान का टूर था इंडिया का, ठीक है। अच्छा दूसरा ये था, हमारे बॉलर्स ने शुरू में मार खाई, फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया जिनको चांस मिला, ठीक है ना। फ़ाइनल की अगर हम बात करें तो हमने बेहतरीन स्टार्ट दिया फरहान के साथ और फ़खर के साथ। उसमें मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार, मेरा अपनी राय कसूरवार फ़खर को करार देता हूँ, जिनके 100 से ज़्यादा T20 हो चुके हैं और उनको ये बात पता थी कि नीचे हमारे किस तरह से खेलने वाले हैं। वो अगर थोड़ा सा और स्टे कर जाते ना, एक छक्का मारने का दूसरा छक्का मारने नहीं आता सीनियर खिलाड़ी, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, बहुत अच्छी बॉल है तो आप मारने की ट्राई करते हो। लगातार 3 ट्राइयाँ की थी इन्होंने, जिसमें से एक सक्सेसफुल हुई, एक में बच गए थे और तीसरे में वो आउट हुए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना नहीं होता। लोग बातें करने को सारे बैट्समैनों को बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। अब वहाब को, सॉरी इसको, वहाब और रऊफ़ एक जैसे ही हैं तो खैर रऊफ़ को बुरा भला कह रहे हैं, हारिस को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन मेरे भाई एक टेक्निकली मैं आपको बताऊं, अगर एक सीनियर खिलाड़ी है और वो सेटल्ड है और वो विकेट गिफ्ट करता है तो ये मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा कसूर हुआ। उसको गिफ्ट नहीं करना चाहिए, उसको पता था कि नीचे कोई नहीं खेलने वाला,
सारे जो है वो जो है ना इधर उधर से होते हुए जा रहे हैं घर। और वही हुआ कि इंडिया को एक चांस मिला और उसने 2 ओवर 4 ओवर में सारों को घर भेज दिया। वो तो रस्मी कार्रवाई थी जो 2-3 ओवर और ज़्यादा खेल लिए, वरना तो 2-3 ओवर का ही गेम ख़त्म हो चुका था हमारा। 13 कुछ ओवर में आउट हुए वो, 12.4 ओवर में हमारे पास एक आउट था और मेरे ख्याल में कोई 80 प्लस स्कोर था हमारा, 90 के करीब। सर मैंने स्टैट्स लगाए थे, इसमें भी लगा दूंगा कि 33 रन या समथिंग पे हमारी जो है ना 8 या 9 विकेटें गिर गई थी। ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैं फ़खर को कसूरवार कह रहा हूँ कि पूरी सीरीज़ में हमारे वो बैट्समैन नहीं चले जिसमें अजीम तरीन बैट्समैन हमारे सलमान अली आगा, ठीक है, हारिस थे, ठीक है, साइम बैटिंग में तो टोटली फ्लॉप। आज वो वर्ल्ड नंबर 1 हो गए। ये एक अलग टॉपिक है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 हो गए। अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसा बैट्समैन जिसको हम देख रहे थे एज सईद अनवर का बैकअप, मतलब बैकअप तो नहीं, सईद अनवर की जगह पे एक उभरता हुआ जैसा स्टार, वो सईद अजमल भी नहीं बन सका और सीधा जो है वो अब्दुल रज़ाक का कैलिबर का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वो मतलब ऑलराउंडर के तौर पे नंबर 1 पे आ गया है। बहरहाल, और उसके बाद हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी बॉलिंग से एक 146 पे आउट होने के बाद, लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की हमारे बॉलरों ने शुरू के। उसके बाद एक इंतहाई घटिया कैप्टनसी के फैसले जो कि एक समझ बूझ रखने वाला बंदा कर ही नहीं सकता, जो आपकी टीम का कैप्टन है यार। मतलब 20-25 करोड़ की आबादी में वो उसको कैप्टन बनाया है T20 का। वो इतना बड़ा भंड मारा उसने कि एक सेट बॉलर को अनसेट बॉलर के साथ, मतलब जो सेटल नहीं था उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया, री करवाया और फिर पिटाई पड़वा दी। ठीक है, उसी एंड से अबरार विकेट भी ले रहा था, फंसा भी रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अबरार का एंड भी चेंज किया, उसको भी बाद में छक्के पड़े। और बहरहाल साइम अयूब ने बॉलिंग बहुत बेहतर कराई, शाहीन शाह ने बेहतरीन बॉलिंग कराई, और हमने जितना बुरा भला कहा फ़हीम को, तो वो उस मैच में भी वो भी कामयाब हो गए, फ़हीम अशरफ भी। लेकिन नवाज़ से उन्होंने हाथ नहीं लगवाया। ठीक है, और जिस तरह हम 12 कह रहे थे कि आपकी बैटिंग लाइन तो फ्लॉप हो रही है, आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला लेते, उस दिन भी ये साबित हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़हीम ने वैसे जो विकेट ली है वो ली थी अभिषेक की, जो कि एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, अभिषेक भी बोल रहा हूँ मैं, किसकी ट्रक के नीचे आ जाता शायद। टोटल असल में जो सिचुएशन होती है ना, टाइम्स पिच जैसी होती है, सिचुएशन जैसी होती है, उसका फ़र्क होता है। और उसमें टोटली जैम हुआ हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ पे। पांड्या जैसे, हार्दिक पांड्या जो है वो, हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर ना बहुत सी जगहों पे इफेक्टिव होता है, अब्दुल रज़ाक जैसा बॉलर बहुत सी जगहों पे इफेक्टिव होता है। तो वो वाला मामला है कि एक मीडियम पेस और फिर वो उस पर भी स्लो पेस थी, तो वो स्लो बॉल जो करने में जो है वो मिस टाइम कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि बस उसी तरह अटैकिंग खेलें, तो उसमें उस पेस वेरिएशन ने बहुत काम दिखाया। स्लो बॉलर जो है वो, उसकी बॉल और स्लो जा रही थी। ये भी जैम होगा ज़्यादा। कोई एहतजाज तो नहीं है, ऐसा ना होना कि अभी आगे स्टक हो जाए, हम फंस जाएं। मैप तो नहीं दिखा रहा था, राइट लूँ क्या? मैप तो कुछ नहीं दिखा रहा, मैप तो बस मुझे आखिर में दिखा रहा है। वो तो सही है, मैप दिखा नहीं रहा, लेकिन राइट पे लूँ क्या? राइट पे तो वही फूड स्ट्रीट से उधर आयशा में तो मेरे ख्याल से मैं ले ही लेता हूँ। ज़्यादा अच्छा था नहीं वैसे। ये अभी जब मैंने निकल रहे थे तो देखा था, नहीं था। बाद में मरा नहीं, इधर से ही निकाल लेते हैं भाई। थोड़ा सा कुछ यहाँ तक आ रहा है, बस यहाँ पे कुछ अभी हुआ कुछ, या गली से सही रहता ये तो है, लेकिन मसला ये है कि ये आगे सही नहीं है, इतना अच्छा नहीं है गाड़ी के हिसाब से। गाड़ी के हिसाब से सही नहीं, गली से जा चुका हूँ, ताबिश ले जा चुका है तो यहाँ से लेफ्ट से भी जाती है, आगे भी सामने आगे कट निकलता है ना, कट पे वो ब्रिज के पास, ब्रिज के नीचे से है। रश वाली जगह
गड्ढे ऊंच नीच है, बहुत ऊपर नीचे है। सीधा सीधा ही चलते हैं। अच्छा खैर, तो फाइनल में जो हमारी शिकस्त की बड़ी वजह है वो कैप्टनसी है मेरे अपनी ज़ाती राय में। ठीक है, बैटिंग फ्लॉप होना वो हमारा दस्तूर था और वो होना था। अब बहुत अच्छा खेलने के बाद हम फ्लॉप कर गए। बहुत अच्छा स्टार्ट देने के बाद जो मिडल ऑर्डर फ्लॉप हुआ हमारा असल मसला नहीं, वो तो मसला हमारा एक तरह से बोलता रहा दस्तूर है कि बैटिंग फ्लॉप होना ही है, बैटिंग को तो चलना ही नहीं है। एक पॉजिटिव साइन तो ये भी था ना, हमारी ओपनिंग बहुत टाइम बाद इसका अच्छा स्टार्ट दिया उसने, और हमने जो पावर प्ले में फिर मेरे ख्याल 55 के करीब कोई रन बनाए हमने, ये भी एक अच्छा साइन था। हमने लास्ट 2 मैचों में 55 रन, एक ये पॉजिटिव चीज़ थी। हाँ, लेकिन बात वही है ना कि जो हम शुरू से उस एशिया कप के हवाले से या ट्राई सीरीज से बोल रहे थे कि एक एक्स्ट्रा बॉलर हमारा होना चाहिए। हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स नहीं है, बैट्समैन बैटिंग नहीं कर रहे, तो हम एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ अटैक करें और एग्रेसिव उसमें जाएं बॉलिंग में। लेकिन बहरहाल एशिया कप इख्तिताम को हुआ और हम रनर अप रहे, और जितना ये वायरल हुआ है मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टूर्नामेंट इतना वायरल किया हो। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी इतने वायरल नहीं गए होंगे जितना ये वायरल, जितनी कंट्रोवर्सीज़ बनी हैं, जितना कंटेंट बनाने के लिए मीडिया को चीज़ें मिली हैं, उतना शायद किसी वर्ल्ड कप में भी नहीं हुआ होगा। तारीखी एशिया कप। ठीक है, इंडिया ने जितनी हट धर्मी दिखाई है इस टूर्नामेंट में, वो ये साबित करता है कि इंडिया को जंग के मैदान में शिकस्त हुई है। क्या हुआ? में इंडिया की बदतमीज़ी बेइंतहा रही, हटधर्मी बेइंतहा रही। मतलब बदतमीज़ी तो ये इतना बेकार लफ्ज़ है इंडिया के लिए कि बस हम लोग जैसे लोग ना बोल नहीं सकते इससे घटिया लफ्ज़, वरना तो इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी जो वो कर रहा था एशिया कप में। और ये साबित कर रहा था इंडिया एशिया कप में ये सब करके कि उसने जंग में कुछ नहीं किया है। वो जितना गुस्सा इसने एशिया कप में निकाला, ना उसने कभी किसी और खेल में निकाला, ना ही इवेंट्स जो और हो रहे हैं वहाँ उसने निकाला है। तो ये साबित कर रहा था कि पाकिस्तान के सामने जो रिएक्ट कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने, इट मीन्स कि वो सारी वो रिएक्शन है जो हजीमत उसने जंग के मैदान में उठाई। ये एक आपको वो प्रूफ दे रही है कि जंग में ये सिर्फ जलील हुआ। हम तो मानते हैं कि जंग जो है ना वो उसमें किसका पल्ला भारी रहा, ये मवाजना करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इंडिया ने अपनी हरकतों से ये साबित किया कि इंडिया जंग के मैदान में जलील हुआ था, तभी यहाँ अपनी जलालत दिखा रहा था। तो इंडिया ने अपनी जलालत पूरे एशिया कप में दिखाई और एंड में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जब उसने ट्रॉफ़ी नहीं ली। इसमें मोहसिन नकवी का अंदाज़ बहुत बेहतर रहा और जो डिसीजन उस बंदे ने लिया है अब तक तो बहुत बेहतर है। ठीक है, देखिए इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा बुरा होगा ये नहीं पता भाई। देखिए पावर, सुपर पावर आप कहते हो अमेरिका को, तो इस वक्त इंडिया सुपर पावर है इसकी क्रिकेट की। उसके बावजूद उस बंदे ने एक अच्छा और बोल्ड डिसीजन लिया कि ट्रॉफ़ी लेनी है तो मुझसे आके मिलो, ठीक है, मेरे से लो वरना घर जाओ। तो अभी तो इंडिया की जो हालत है वो वही अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती कि बहरहाल बहुत सारे मुहावरे हैं, लेकिन मैं भी इस वक्त बोलना नहीं चाह रहा। तो इंडिया के साथ जो हो रहा है, जो जंग में हुआ वो भी सही हुआ और अब जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है। तो ये था एशिया कप के हवाले से, और इसमें पाकिस्तान को उसने बहुत जलील करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के हक़ में ही है क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने टेस्ट स्क्वाड के हवाले से। तो हम सुधरे अभी भी नहीं, हमने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया, ठीक है, और जिन लोगों को हमने साल पहले रेस्ट के नाम पे ड्रॉप किया था वो स्टिल ड्रॉप पर है।
मिसाल के तौर पे जिसमें सबसे बड़ा नाम है जो कि सालों से उसके साथ ज़्यादती हो रही है, वो मोहम्मद अब्बास है। ठीक है, सालों से वो बंदा रगड़ में आ रहा है, और क्यों आ रहा है, समझ से बाहर। या तो हमारे पास डेनिस लीली, शोएब अख्तर और इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस होते तो मैं नहीं बोलता। ठीक है, मोहम्मद अब्बास इस कंडीशंस में भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है और उस कंडीशंस में भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, मतलब वो एक कंप्लीट बॉलर है। हम आसिफ को रोते हैं, हमने अब्बास को भी तो ज़ाया करें, और मतलब ज़ाया हो चुका है वो, और हमें वो नज़र नहीं आ रहा। और जब ये ज़ाया हो जाएगा तो सब बोल रहे होंगे, और इस बेचारे के लिए कोई नहीं बोलता हुआ नज़र आता है, इक्का दुक्का लोगों के अलावा। ठीक है, इंतहाई ज़्यादती है अब्बास के साथ। अब्बास को बिल्कुल ठुड्डे लाइन लगा के रखा हुआ है हमेशा से। बीच में उसको साउथ अफ्रीका का टूर कराया, उसने बेहतरीन बॉलिंग की, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और फिर साइड कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी बड़ी ज़्यादती मेरी अपनी राय में हुई है, आपकी राय आप लोगों की लूँगा मैं, वो हुरैरा के साथ है। एक खिलाड़ी को आप डोमेस्टिक से सिलेक्ट करते हैं, उसकी डोमेस्टिक की 3-4 साल की बेस्ट परफॉर्मेंस पे, उसको आप एक सीरीज़ के बाद बिठा देंगे। ये कहाँ का कानून है भाई, कहाँ से लेके? मैं नहीं कहता कि हुरैरा जो है वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है या नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपने उसको चांस दिया था, किसी और ने चांस नहीं दिया था, आपने दिया था चांस। आप किस तरह से उसको ड्रॉप कर सकते हैं 2 या 3 चांस के बाद? तो मेहरबानी करें, अपने लड़कों को, अपने एसेट्स को ज़ाया ना करें। नाम तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो अभी जहन में नहीं आ रहे। मीर हमज़ा हैं जिन्होंने 7 साल में 60 टेस्ट मैच खेले हैं। अब मेरे ख्याल से उनको 2026 में तो चांस मिल सकता है, इस साल नहीं मिल सकता। उन्होंने कोटा पूरा कर लिया 7 साल का। ठीक है, शायद यही वजह हो। ठीक है, देखो, अब वो लोग बोलेंगे यार उसकी परफॉर्मेंस क्या है। भाई कंसिस्टेंट चांस मिले कब है उसको? एक बंदे का रिकॉर्ड बता रहा है 7 साल में 60 टेस्ट मैच खेले। आपने साथ एक साल में उसको 2 या 3 टेस्ट मैच खिला दिए होंगे। ठीक है, तो मतलब कैसे वो प्रूफ करेगा बंदा? ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में उसने एक मैच में प्रूफ किया, ऊपर से विकेटें उड़ाई उसने, और कोई छोटे बैट्समैन नहीं उड़ाए थे, बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े नाम उड़ाए थे ऑस्ट्रेलियंस, और अच्छी गेंदों पे उड़ाए थे। तो बंदे का स्पार्क नज़र आता है तो आप चांस देते हो ना उसको, यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। बहरहाल इस वक्त तो यही नाम मुझे याद आ रहे हैं टेस्ट स्क्वाड में जिनके साथ खुली ज़्यादती हो रही है। फिर एक एडिशन हुआ है अब्बास आफरीदी का, जो कि इस डोमेस्टिक सीज़न में शायद थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे उनको 38 साल की उम्र में सेलेक्ट कर लिया गया। डेब्यू होगा नहीं होगा चलो एक अलग टॉपिक है, लेकिन भाई कौन सा क्राइटेरिया है? अगर यही क्राइटेरिया बॉलर्स के लिए है तो फिर बैट्समैन भी फिर 38 साल के लेके आओ। फिर फवाद आलम को क्यों ज़ाया किया आपने? आप उसको भी फिर खिलाते रहते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि हमारा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो अटैक है, बॉलिंग अटैक, वो क्या रहता है। मेरे ख्याल से तो स्पिन ट्रैक होंगे, क्योंकि ये भरमार कर दी है उन्होंने स्पिनर्स की, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। आप लोगों की क्या सिलेक्शन के हवाले से राय? अच्छा, मैंने स्क्वाड वगैरह तो नहीं देखा, इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं कौन कौन क्या सिलेक्शन हुई है, मगर मेरा जहाँ नज़र गुजरी है उसमें कामरान गुलाम को मैंने देखा है हैरानकुन तौर पे उसमें। बिल्कुल, ये मेरी समझ नहीं आई, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो है ही नहीं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मगर टेस्ट स्क्वाड में उनको रखा गया है। इसकी टेस्ट स्क्वाड में है कामरान गुलाम, मुझे याद आ रहा है, मुझे तो नहीं याद आ रहा है। हाँ, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। बस इसकी क्या वजह है? वजह क्या होती है? वजह तो कुछ होती ही नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आई ये सिलेक्शन। वजह तो होती ही नहीं है कि कामरान गुलाम को ड्रॉप क्यों किया था। हम तो सवाल ये कर रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कामरान गुलाम बाहर कैसे हुआ, जब सलमान मिर्ज़ा और एक और जो साहब हैं वो पार्ट हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, जिन्होंने 2 T20 खेले। तो ये बंदा कैसे बाहर हो सकता है जिसको आप लेके आए थे, जिसने परफॉर्मेंस दी भी है? फर्स्ट क्लास का हाईएस्ट रन स्कोरर है। ये बातें तो समझ में नहीं आ रही, तभी तो हालात हमारे ये हो गए हैं कि हम ना 3 के हैं ना 13 के, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। ठीक है, ना टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, ना T20 खेली जा रही है, ना वनडे। पर्चियाँ ही पर्चियाँ, और मेरिट पे सिलेक्शन ही नहीं हो रही कोई।
ये वजूहत तो हैं। क्या फ़ायदा, आप जिसको भी रखते हो खिलाते कौन सा चांसेस कौन सा देते हो? रोहिल नज़ीर को दे के गए क्या? रोहिल नज़ीर कंटिन्यूसली रखा हुआ है इन्होंने स्क्वाड के अंदर। उस पे जो है वो रोहिल नज़ीर खेलेगा या रिजवानी खेलेगा? नहीं तो रोहिल नज़ीर तो पिछली सीरीज़ में भी था, उससे पिछली सीरीज़ में भी था। रोहिल नज़ीर तो खेला ही नहीं आज तक। रहने के लिए ही है ना, वही तो। इसी तरह जो लोग रखे हुए वो रखने के लिए, जो एशिया कप में आप बैकअप लेके गए पूरे, इतना आपको डर है, इतने ब्रेव है ही नहीं आप कि आप जो है वो चांस लें, रिस्क लें। और जो सलमान मिर्ज़ा था उसको चांस देते, मोहम्मद वसीम को चांस देते, नहीं किया आपने। लेके क्यों जाते हैं भाई? उनको खिलाना फिर वही लेके जाए। तो टेस्ट स्क्वाड के हवाले से आप लोग और कोई यंग और इसकी बात हो रही होती है तो वही घूम फिर के वही लोग आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। कोई खैर ज़्यादा तबसरा करने का दिल ही नहीं करता, जो चीज़ें मेरिट में है ही नहीं। क्या पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग वो भी चल रही होती है, किसकी है वो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग ये नहीं पता कि मोहम्मद अब्बास जो है किसकी गुड बुक में है, किसकी बैड बुक में। मीर हमज़ा किसकी गुड बुक में, किसकी बैड बुक में। आफरीदी आया था तो उसको लेके आया था कि शाहीन शाह के अलावा लेफ्ट हैंडर हमारे पास कोई नहीं है। तो मीर हमज़ा को लाया गया था ना इस मीर काम हमज़ा के को लिए। लाया गया था कि शाहीन उस वक्त इंजर्ड लेकिन हुआ था। अब शाहीन दोबारा आ गए हैं स्क्वाड के अंदर। शाहीन किस बेसिस पे दोबारा आए?